आज हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम सुनो सुनो के मुखातिब हैं हरियाणा के ऐसे कदावर नेता जिन्होंने अपने राजनीतिक दल भाजपा को हरियाणा में उस दिन जमीन दी, पहचान दी जब भाजपा का कोई विशेष जनाधार नहीं था। चुनाव जीतकर विधायक बनना तो दूर की बात थी। हम बात कर रहे हैं पंडित रामविलास शर्मा जी की, जिन्होंने चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजन लाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला जैसे दिग्गज नेताओं के समय अपनी राजनीतिक यात्रा को नए आयाम तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं निरंजन नांदल, रिपोर्टर तहकीकात में स्वागत करता हूं। आज हम ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं कि जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए इतना योगदान दिया है कि जब पार्टी का ज़मीन पर कोई भी अस्तित्व नहीं था हरियाणा की खासकर, और उस पार्टी को एक आज सरकार बने चला रही है वह पार्टी, और उस शख्स का नाम है रामविलास शर्मा जी। हम सबसे पहले तो आप सर जी निरंजन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप के चैनल ने हमसे लोगों का रूबरू होने का समय दिया। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये है सर कि साउथ हरियाणा की जहाँ बात करते हैं, दक्षिण हरियाणा की बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे आपने राजनीति शुरू की वहाँ से, खासकर महेंद्रगढ़ जो आपका होम टाउन है वहाँ से, और वहाँ पे जब आपने राजनीति शुरू की तो वहाँ पे अहिरवाल का दबदबा था, राव वीरेंद्र सिंह के बोलबाला था, लेकिन फिर भी आपने उस मिथिक को तोड़ा। उसके लिए आपने क्या ऐसा किया? देखिए, राव वीरेंद्र हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री रहे और राव वीरेंद्र का मैं बहुत आदर करता हूँ। राव तुलाराम की वंशावली से राव वीरेंद्र जी जुड़े रहे, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री रहे, और ये इलाके में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा है। आज भी हम सब लोग उनका बहुत आदर करते हैं, परंतु मैं संगठन का आदमी होने के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक होने के नाते, राजनीतिक जिम्मेदारी मुझे संगठन महामंत्री जनसंघ के नाते, फिर बीजेपी के नाते, और संयोग से 2 बार राव साहब के मुकाबले में संगठन ने मुझे उम्मीदवार बनाया और लगभग 2-2 लाख वोट मुझको जनता जनार्दन ने उस समय में दिए। परंतु राव साहब और हम आमने सामने लड़ते हुए भी राव साहब हमसे बहुत प्यार करते थे और मैं राव साहब का बहुत आदर करता हूँ, आज भी करता हूँ। और उसी एक पवित्र संबंध के कारण राव इंद्रजीत सिंह को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हमने किया। वही एक संबंधों की जो मिठास थी, उसके कारण आज राव इंद्रजीत हमारी भारत सरकार में मंत्री हैं और हमारे साथ मिलके वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो माननीय गुरुग्राम से सांसद चुने गए लाखों वोटों से, और आज भारत सरकार में वो मंत्री हैं। ये सही मायना है कि दक्षिण हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह का अपना एक जलवा था, अपना एक रुतबा था, और वो राजनीति की जो विरासत है आज राव इंद्रजीत सिंह के पास है। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते, और आज मैं महेंद्रगढ़ से 5वीं बार विधायक हूँ, ये संगठन का करिश्मा है, कार्यकर्ताओं का करिश्मा है। दूसरा सवाल ये है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप 5 बार विधायक रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री कई बार रह चुके हैं। उसके बाद भी एक और भी सीएम साहब भी वहाँ से पहले राव वीरेंद्र सिंह जी रह चुके हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को पिछड़ा वर्ग उसमें गिना जाता है। उसका क्या कारण रहता है? देखिए, महेंद्रगढ़ पिछड़ापन के 2 कारण हैं। एक तो महेंद्रगढ़ में पीने के पानी की पूरे ज़िले में
और चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे 87 में, उनके साथ मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर था। तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि महेंद्रगढ़ जिला, उस समय रेवाड़ी भी महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा था, सबसे पहली बार पीने के पानी को कैनाल बेस वाटर सप्लाई स्कीम, कोई 24-25 स्कीम मैंने बनाई, वो पहली बार नहर का पानी जिले के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराने का जो श्रेय है, वो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ज़िले में पहली बार मैंने ये प्रयास किया और मैं उस प्रयास में सफल हुआ। आज नारनौल की जो स्थिति है, आज जो महेंद्रगढ़ की जो स्थिति है, आज जो रेवाड़ी की स्थिति है, यहाँ जो अनेक गाँव में नसीबपुर में वाटर सप्लाई है, महेंद्रगढ़ में पाली में वाटर सप्लाई है, न्योताना में वाटर सप्लाई है और देवास में बड़े 6 टैंक हैं जो शहर को भी पानी देते हैं। ये उस समय का मेरा प्रयास था और इसमें हमको कामयाबी मिली। नहीं तो महेंद्रगढ़ ज़िले का जो जल स्तर है, ये दोहान पचीसी के गांव है, ये नांगल चौधरी के गांव हैं, ये बदोपर, खटोटी, दोचाना इधर के जो गांव हैं, मेरे यहाँ पल, पाल, बैरावास, गडानिया, ये जो गांव हैं, यहाँ का वाटर लेवल, यहाँ के ट्यूबवेल के कनेक्शन 15 साल पहले किसानों ने कटवा दिए थे, क्योंकि वाटर लेवल 1000 फुट से भी नीचे चला गया और वो किसान के बस की बात नहीं है। और इन सब स्थानों पर, जैसे नांगल सरोई में वाटर सप्लाई बनाया, जैसे जांजड़ियावास में बनाया, जैसे खाचौद में बनाया, जैसे पाली में बनाया, ये सब उस समय हमारा एक प्रयास था जिसमें हमको कामयाबी मिली। आज ज़िले का आदमी ये मानता है कि पीने का पानी नहर के ऊपर किसी ने शुरुआत की तो वो मेरा नाम लेते हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए सर, कि हरियाणा के अंदर आप 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आप भी मौजूद भी शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन देखा गया है अक्सर कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ने जाते, पेरेंट्स सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में कराएं। और सरकारी स्कूल में अभी आपने देखा कि जींद डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की ने टॉप किया है। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा था कि मैं इस मिथ्या को तोड़ना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं, नहीं कि सरकारी स्कूल में। ये बात निरंजन आपने बड़ी सही बात एक कही है। मैं इस बात को सार्वजनिक मंचों से स्वीकार करता हूँ कि हमारा जो अध्यापक है वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। ये 20 सालों में जो विज्ञापन हुआ है, जो एक शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है और बहुत से बड़े बड़े घराने भी अब शिक्षा को उद्योग मान करके स्कूल चला रहे हैं, ये उसका परिणाम है। परंतु हमारे 4 साल के प्रयास से अभी जैसे अम्बाला ज़िले में 900 विद्यार्थी जो नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे नाम कटा के हमारे राजकीय विद्यालय में दाखिल हो रहे हैं। जैसे पंचकुला का हमारा जो सार्थक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वो हमने ये उसको एक दूसरी ब्रांच भी हम खोलने जा रहे हैं। अभी हमने हरियाणा में हर ब्लॉक में 2 स्कूल हम ऐसे शुरू करने जा रहे हैं जो यूकेजी और एलकेजी वो कक्षाएं हम प्रारंभ करेंगे, जो अंग्रेजी मीडियम से शुरू करेंगे, क्योंकि समाज में एक धारणा बैठ गई है कि जब तक महंगा शिक्षा नहीं हो, जब तक टाई बांध के बच्चा नहीं जाए, जब तक उसका 2-4 हज़ार रुपया महीना खर्च नहीं हो, तो माँ बाप ये समझता है कि हमारा स्कूल राजकीय जो विद्यालय है उनमें कोई फीस नहीं है। और लड़कियों के लिए तो हमने किसी चाहे वो MA करे चाहे PhD करे, उनकी सारी शिक्षा हमने माफ़ की हुई है। पर अब धारणा बदल रही है। राजकीय विद्यालय की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बढ़ रही है और लगातार हम इस क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम राजनीति की चर्चा करें, 2014 में काफ़ी, आप सबसे पुराने नेता हैं बीजेपी के, काफ़ी प्रयासों के बाद 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो आपके चेहरे को लेके सभी में यही थी कि जनता भी चाह रही थी, कार्यकर्ता भी चाह रहे थे, सबको यही थी कि मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा जी को बनाया जाएगा। उसका क्या कारण रहा? देखिए, मैं
2014 से पहले 2013 में मुझे प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया था और मेरी अध्यक्षता में ये चुनाव हुआ। आमतौर पर धारणा यही रहती है, परंतु मैं संगठन का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का जो निर्णय है वो हमसे ऊपर की जो इकाई है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसका निर्णय करता है। और केंद्र के नेतृत्व ने जो निर्णय हमारे लिए, जो भूमिका हमारे लिए सोची, वो भूमिका हम बहुत अहम तरीके से निभा रहे हैं। जी, 2014 के मुकाबले बीजेपी का ग्राफ पूरे देश में देखा जाए तो कुछ स्तर नीचे आया है। अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनाव में से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। क्या हरियाणा में भी ऐसा कुछ 2019 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा? नहीं, देखो निरंजन, एक बात आप पत्रकार के नाते ये बात आप अपना अनुमान कह सकते हैं, परंतु आप दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी 20 प्रांतों में सरकारें चला रही है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनका नेतृत्व की लोकप्रियता से घबरा करके सारा जो देश की राजनीति में अगड़म बगड़म, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती, जिनका आचरण नहीं मिलता, जिनका खान पान नहीं मिलता, जिनके मैनिफेस्टो नहीं मिलते, वो सब मिला करके, घबरा करके, भय से, और सब लोगों ने एक एजेंडे पर, एक नेगेटिव एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता के सामने सब लोग इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इनकी परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो एक टेम्परेरी फेज है। ये बात सही है कि कुछ उपचुनाव, जैसे यूपी में हमने गोरखपुर का चुनाव, फूलपुरा का चुनाव, ये वहाँ की जो ताकतें आपस में एक दूसरे से लड़ती थी, वो सारी ताकतें मिलकर के केवल एक नेगेटिव एजेंडे पर वो उन्होंने चुनाव लड़ा था। परंतु आने वाले समय में आप देखेंगे हिंदुस्तान की जनता बहुत राजनीतिक सूझबूझ रखती है और ये एजेंडा इनका किसी भी प्रांत में चलने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर चली गई। कांग्रेस में लीडरशिप का वैक्यूम है, एक और हजार भी लोग नहीं पाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी का खड़े होने का मतलब है, नरेंद्र भाई का बोलने का अपना एक अंदाज है, वो सबसे गरीब तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और आने वाले समय में ये जो भानुमति का कुनबा जोड़ने की बात है, ये बिखरने वाला है और 2019 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने वाली है। क्या 2019 में हम मान के चलें कि हरियाणा से जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या बीजेपी अपना नेतृत्व बदलेगी? देखिए, नेतृत्व बदलने की जो बात है ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, परंतु हम अच्छी सरकार चला रहे हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हर फील्ड में हमने काम करके दिखा रहे हैं, हर क्षेत्र में। आज देखिए, मायावती जी और अभय सिंह जी चौटाला का गठबंधन हो गया है, उधर से अशोक तंवर की साइकिल सिरसा में जाके पंचर हो गई है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रथ समालखा से आगे चला ही नहीं है। लोग उसको जन भ्रांति यात्रा कह रहे हैं, कोई क्रांति यात्रा कह रहे हैं। ये पार्टी का डोमेस्टिक मैटर है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु हमारी 43 महीने की सरकार के खिलाफ पूरा जो विपक्ष है, एक बिंदु भी हमारी आलोचना में हमारी परफॉर्मेंस की कोई कमी वो निकाल नहीं पाए। एक बिंदु भी हमारे खिलाफ वो आज तक 43 महीने में कोई एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जी, कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है औरंगजेब की तरह है, वो बंधक बनाते हैं जनता को। अब क्योंकि वो
ये जून का महीना है और 25 जून की रात को 12 बजे हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, वाजपेयी को गिरफ्तार किया, लोकनायक जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। आज के जो नेता हैं वो सब उस समय इमरजेंसी में तो ये काला दिवस मना रहे हैं। तो इससे छुपने के लिए कुछ न कुछ ऐसी बात उनको बोलना पड़ता है। वो आपात स्थिति की जो विसंगतियां हैं, उस समय के अन्याय और अत्याचार जो हैं, मैं तो स्वयं उस समय 11 दिन पुलिस रिमांड पर रहा और जनवरी में मुझे बिहार की सेंट्रल जेल गया में भेज दिया था। उस बात का हमको कोई गम नहीं है। हमने अपने विचारधारा के चलते हुए और ये सब अपने शरीर के ऊपर जो अन्याय था उसको सहन किया, परंतु हमारी जो कन्विक्शन है, हमारी जो विचारधारा के प्रति श्रद्धा और कमिटमेंट है, आज उसी के चलते हुए पूरे देश ने बीजेपी को राष्ट्रीय विकल्प माना, बीजेपी के नरेंद्र भाई मोदी को एक सफल नेता माना। उस इमरजेंसी के दौरान आपने कष्ट सही, अभी आपने बताया कि जेल भी गए, लेकिन उस दौरान बताया गया कि प्रेस पे भी एक नोटिस जारी कर दिया गया था, सेंसर लगा दिया गया था कि सेंसर के बिना कोई भी खबर नहीं लगेगी। नहीं, वो तो उस समय लोगों की जुबान बंद थी। इंडियन एक्सप्रेस के मैनेजमेंट को, पत्रकारों को मैं बधाई देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस संपादकीय जो कॉलम था उसमें एक अक्षर नहीं लिखता था और उसको काला पोत देते थे। इमरजेंसी का तो जिक्र ना करो जी। इमरजेंसी तो एक कत्लगाह हिंदुस्तान को एक जेल बना दिया था। ब्राह्मण समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है, कहते हैं कि परशुराम के अवतार हैं आप, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो देखिए भगवान परशुराम की कृपा से हमने समाज के लिए नहीं, हमने एक जो बात आई थी उसके लिए, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ापन दिखा करके वो सारी बात हमारी मानी। शिक्षा के लिए कोई खास कदम उठाने जा रहे हैं सर आगे? शिक्षा के लिए हम आने वाले दिनों में जो राजकीय विद्यालय का वातावरण है, हमारी प्रतियोगिता, हमने एक चैलेंज को स्वीकार किया है कि जो प्राइवेट विद्यालय में जो भवन की सुविधा है, जो वहाँ साफ सफाई की सुविधा है, हम लिपाई पिताई की सुविधा है, जो बाग बगीचा की वो बात है, हम हरियाणा के राजकीय विद्यालय को उसी स्तर का, और आने वाले दिनों में आप लोग ये देखेंगे, अभी तो अंबाला में शुरुआत हुई, पंचकुला में शुरुआत हुई, आने वाले दिनों में गुणवत्ता की दृष्टि से लोगों के दिमाग में ये आने लगा है कि राजकीय विद्यालय में अध्यापक ट्रेंड हैं, अध्यापक लाख रुपया वेतन पाते हैं, ये अध्यापक क्वालिटी है इनकी, और गुणवत्ता की दृष्टि से लोग भी अब राजकीय विद्यालय को प्राथमिकता देंगे। ऐसा मैं अपने अध्यापक भाई बहनों की मेहनत के ऊपर विश्वास करते हुए ये कह सकता। हरियाणा की जनता के लिए कोई खास संदेश सर? हरियाणा की जनता महान है और हरियाणा की जनता ने महाभारत काल में पाप और पुण्य का फैसला किया, वो हरियाणा की जनता ने किया। भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारका में दरबार लगाया और संघर्ष की जब बात आई, जब पाप और पुण्य का फैसला करने का समय आया, तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों को चुना कि ये लोग पुण्य का साथ देने वाले लोग हैं, ये हिम्मत वाले लोग हैं, इसलिए ये महाभारत यहाँ हुई। और हरियाणा के आदमी के मन में, हरियाणा के आदमी की श्रद्धा में जो न्याय के साथ खड़ा होने का एक स्वभाव है, वो हरियाणा की जनता का है। 2014 में हरियाणा की जनता ने हमारे जैसे लोगों को आगे किया, हम पर विश्वास किया। 2019 में भी हरियाणा से जो परिणाम आएगा, हरियाणा की जनता उसी 14 के परिणाम को दोहराएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यही मैं हरियाणा की जनता को प्रणाम करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ।